गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर के लिए कि डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स हैं वो किस किस टाइम में इवॉल्व हुए हैं और साथ ही किन किन वैज्ञानिकों ने उस सिस्टम पर काम किया है। तो उसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री का भाग देखेंगे या फिर जो टेक्सोनॉमी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के लिए कौन कौन सी पद्धतियाँ काम में ली जाती हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो पुरातत्व विज्ञान है यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं उनसे हमें पता चलता है कि ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व तक भी हमें वनस्पतियों तथा उनके वर्गीकरण का ज्ञान था। भले ही उस समय किसी और प्रकार की पद्धति काम में ली जाती थी, लेकिन हमें ये ज्ञान था कि हाँ, हम पौधों को भी उनके कैटेगरी वाइज या उनके गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं। भारत में उस टाइम को पौराणिक काल कहा जाता है। पौराणिक काल मतलब जब ऋषि मुनियों का टाइम था, पढ़ने का काम जो था वो ऋषि मुनियों के यहाँ यानी कि आश्रम में जाकर किया जाता था। साथ ही वहीं पर ये सारी जानकारियाँ दी जाती थी क्योंकि आश्रम जो होते थे वो किसी जंगल में होते थे। जंगल में ऑब्वियसली जब आप जंगल में रह रहे हैं तो आपको अपने आसपास की जो भी वनस्पतियाँ होंगी उनके बारे में पता होगा और ये भी पता होगा कि उन वनस्पतियों को हम किस किस काम में यानी कि औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि पहले आजकल जो एलोपैथिक दवाएं हैं ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी, तो अधिकतर जो इलाज होता था वो हर्बल तरीके से होता था यानी कि किसी पौधे को या उसकी जड़ को, उसकी पत्तियों को, उसके एक्सट्रैक्ट को अलग अलग तरीके से प्रयोग करके जो बीमारियाँ थी उसका उपचार किया जाता था। तो पौराणिक काल में जो हमारे भारत में ऋषि मुनि थे वो वन औषधियों के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी रखते थे और इसीलिए उन्होंने उनकी महत्ता के आधार पर यानी कि उनकी मेडिसिनल वैल्यू के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्गीकृत किया गया था कि भाई जड़ से प्राप्त होने वाली जो भी मेडिसिन हैं वो उन पौधों को अलग रख लिया या पत्तियों से प्राप्त होने वाली जो मेडिसिन हैं उन पौधों को अलग रख लिया। इस तरह से अब ईसा मसीह यानी कि क्राइस्ट जो हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो कब का माना जाता है? एडी टाइम से जिस टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं वो टाइम पीरियड होता है ईसा मसीह के टाइम का। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। इसको अगर कन्वर्ट करके देखें तो इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस, यानी कि भगवान जीसस के टाइम पीरियड में होने वाला जो भी काम है वो सारा एडी के द्वारा डिनोट किया जाता है। और जीसस का जो टाइम होता है वहीं से फर्स्ट सेंचुरी स्टार्ट हुई थी और पहली शताब्दी स्टार्ट हुई थी। शताब्दी से फिर आगे का जो भी था, पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी, ऐसे ऐसे करते हुए, और शताब्दी का मतलब एक शतक यानी कि लगभग 1000 साल। सॉरी, शताब्दी मतलब इसमें लगभग 100 साल का जो टाइम पीरियड आता है वो आता है। तो यहाँ से तो हमने पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी ये काउंटिंग करनी शुरू कर दी, लेकिन उससे पहले का जो टाइम पीरियड था यानी कि ईसा मसीह के जो पहले का टाइम पीरियड था उसे कैसे दर्शाते हैं? तो उसे हम बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के अस्तित्व में आने से पहले या उनके जन्म से पहले का जो टाइम है वो BC के द्वारा डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख रहे हैं बिफोर 10 BC तो इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु के जन्म के 10 साल पहले जो काम हुआ वो 2000 वर्ष पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष पूर्व जो भी चीज़ें हमने जानकारी थी वो सभी हमें आज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में हमें मिल रही है। तो सबसे पहले ये स्पष्ट हो गया कि जब हम ईयर लिख रहे हैं तो BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट और AD का मतलब आफ्टर ईसा यानी कि ईसा के जन्म के बाद का जो टाइम पीरियड है। अब इसमें भी
जो पहली शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक जो भी काम था, तो 1 से 5 शताब्दी तक थोड़ा बहुत काम हुआ। उसके बाद 5 से 15 शताब्दी तक जो काम था वो लगभग नगण्य था, यानी कि उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, या वो आज के ज़माने में उतना वैल्यूएबल नहीं है। इसीलिए वो जो टाइम पीरियड है 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक का टाइम, उसे तिमिर काल या अंधकार युग कहा जाता है। लेकिन 16th सेंचुरी यानी कि 16वीं शताब्दी प्रारंभ होने के साथ ही वर्गीकी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रारंभ हुआ। पहले जो हर्बलिस्ट थे, यानी कि औषध विज्ञान यानी औषधि विज्ञानी, वही डॉक्टर होते थे, या कह लें कि आयुर्वेद चिकित्सक समझ लो उस टाइम पे, जो कि पौधों के द्वारा इलाज करते थे, तो उन्हें हर्बलिस्ट या फिजिशियन कहा जाता था। अब हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी तक और 16वीं शताब्दी के बाद कौन कौन से वर्गीकरण जो थे किस किस आधार पर दिए गए। तो सबसे पहले जो पद्धति है उसका नाम है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब बाह्य आकारिकी, यानी कि बाहर से दिखने में वो पौधा किस तरह का दिख रहा है, उसके आधार पर जो वर्गीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की गई वो इसके अंतर्गत आती है। ये जो वर्गीकरण है ये प्राकृतिक वर्गीकरण होता है, क्योंकि जो दूसरा वर्गीकरण है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जननांग पर आधारित वर्गीकरण, ये वर्गीकरण जो होता है वो कृत्रिम वर्गीकरण होता है, क्योंकि इसमें ये एक तरह का कृत्रिम कैरेक्टर है, जैसे कि पुंकेसर की संख्या या स्त्री केसर की संख्या, उसकी स्थिति, ये सारी चीज़ें। फिर नेचुरल सिस्टम या प्राकृतिक पद्धति, जो कि 17 से 18 सेंचुरी के बीच में काम में ली गई और सबसे ज़्यादा पॉपुलर रही। इसके बाद जो रिसेंट पद्धति काम में ली जाती है वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम या जाति वृत्तीय पद्धति। इस पद्धति के अंदर हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि वो जो पादप है वो किस पादप से ओरिजिनेट हुआ है, यानी कि उसके मतलब उसके पहले के पादप और वो उससे कौन सा पादप डेवलप हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी जाति वृत्तीय पद्धति के अंतर्गत काम में ली जाती हैं। ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम था वो 1859 में दिया गया, यानी कि लगभग 19वीं शताब्दी में ये क्लासिफिकेशन दिया गया। प्राकृतिक पद्धति जो थी वो 17 से 18 सेंचुरी के बीच में काम में ली गई। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आधार पर जो सिस्टम था वो 17वीं शताब्दी में काम में लिया गया, जबकि मॉर्फोलॉजी के आधार पर जो वर्गीकरण था वो 17वीं शताब्दी तक काम में लिया गया। उसके बाद फिर जब ये सिस्टम आ गया तो उस सिस्टम को हटा दिया गया। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि भारत में जो ऋषि मुनियों ने वनौषधियों के बारे में जो भी जानकारी थी वो सभी संस्कृत के लेख के रूप में संग्रहित की थी, और यूरोप में जो जानकारियाँ थी वो उन्होंने अपने लैंग्वेज इंग्लिश में संग्रहित की थी। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज का जो भेद आ गया कि यहाँ संस्कृत है और यहाँ इंग्लिश है, इसकी वजह से यहाँ की जानकारी वहाँ नहीं पहुँच पाई और वहाँ की जानकारी यहाँ नहीं पहुँच पाई, यानी कि भारत और यूरोप, भारत जो है कि एशिया में आता है, तो एशिया और यूरोप के बीच में जो भी कनेक्शन था वो नहीं हो पाया। इसकी वजह से बहुत समय तक ये चलता रहा कि यहाँ पे अलग सिस्टम फॉलो हो रहा है, यहाँ पे अलग सिस्टम फॉलो हो रहा है, लेकिन बाद में जब लैंग्वेज की जानकारी हो गई तो इन आलेखों के आधार पर ये पता चला कि भारत में भी बहुत पुराने समय से जो क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर काम चल रहा था। सबसे पहले अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, यानी कि मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाह्य आकारिकी। बाह्य आकारिकी के आधार पर जो वर्गीकरण दिया था वो किस किस वैज्ञानिक ने दिया था या किस समय में दिया था। तो ये जो टाइम था जब मॉर्फोलॉजी के आधार पर वर्गीकरण प्रचलन में था, उसे हम अलग अलग 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहला जो भाग है वो है प्री लिटरेसी पीरियड या
साक्षरता से पूर्व का काल, यानी कि उस समय हम इतने साक्षर नहीं थे कि हम किसी चीज़ को लिख कर उसे मतलब आगे की जनरेशन के लिए या हमारे जो वंशज हैं उनके लिए उस जानकारी को बचाकर रख सकें। उस समय तक हमें केवल इतना ही ज्ञान था कि कौन सा प्लांट एडिबल या खाद्य रूप में प्रयोग किया जा सकता है, कौन से प्लांट ऐसे हैं जिनकी की मेडिसिनल या औषधीय प्रॉपर्टीज़ हैं, या वो कौन से प्लांट्स हैं जो फाइब्रस या रेशेदार पौधों के रूप में उपयोग किए जाते हैं, या किस पौधों से हम वुड या लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं जो कि हमारे घरों के निर्माण में काम आ सकती है। अगला जो पीरियड है वो है अर्ली लिटरेसी पीरियड या आद्य साक्षरता काल। इस समय वर्गीकरण के बारे में जानकारियों को ग्रंथों के रूप में संग्रहित किया जाने लगा, यानी कि यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड था वहाँ पर प्रेस कह सकते हैं या हाथ से लिखे हुए जो ताड़पत्र वगैरह होते हैं ये सभी प्रचलन में आ चुके थे। ये जो टाइम था ये सभ्यताओं का काल था, यानी कि इसी समय पर हमें बेबीलोनिया, इजिप्ट, इंडिया या चाइना में अलग अलग तरह की सभ्यताओं का विकास हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं थियोफ्रेस्टस, जो कि फादर ऑफ बॉटनी भी कहलाते हैं। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 370 बीसी से लेकर 285 बीसी तक का, यानी बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म के 285 साल से प्रारंभ करके 370 साल के बीच का जो टाइम था, उस टाइम में थियोफ्रेस्टस जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने अपना काम किया था। ये जो वैज्ञानिक थे वो एक ग्रीक साइंटिस्ट थे और इन्होंने अपनी 2 बुक्स लिखी थी जिनके नाम हैं इंक्वायरी इनटू प्लांट्स और द कॉजेस ऑफ प्लांट्स। वैसे तो इन्होंने 4 बुक्स लिखी थी, लेकिन ये जो 2 बुक्स हैं ये बुक्स वर्गीकरण के हिसाब से ज़्यादा प्रचलित हुई थी और ज़्यादा फेमस रही है। इन दोनों बुक्स में जो थियोफ्रेस्टस हैं उन्होंने लगभग 500 पौधों की मॉर्फोलॉजी का वर्णन किया था, यानी एक तरह से ये प्रिमिटिव ग्रंथ मान सकते हैं हम कि यहाँ से लिखित जो सामग्री थी उसको संग्रहित करने का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि लीफ, फ्लावर और फ्रूट, यानी कि उसकी लीफ की आकारिकी की क्या है, उसका विन्यास क्या है, उसका क्या कहते हैं उसके अंदर जो वेनिशन है वो किस प्रकार का है, या फिर फ्लावर के जो भी 4 पार्ट हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, इनकी क्या क्या स्थिति हो सकती है, संयुक्त तली या युक्तांडपी, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो सारी चीज़ें मतलब जो बाहर से देखकर वर्णन करने योग्य जो कैरेक्टर होते हैं वो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। दूसरे वैज्ञानिक हैं वो है पारासर। पारासर ने भी 250 बीसी से 120 बीसी तक अपना जो कार्य था वो किया। इन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ वृक्षायुर्वेदा लिखा। वृक्षायुर्वेदा जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यानी कि वृक्ष से संबंधित वो सभी जानकारियाँ या पेड़ पौधों से संबंधित वो सभी जानकारियाँ जो कि आयुर्वेद में काम आती हैं, यानी कि एज ए मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें उन्होंने बाह्य व आंतरिक दोनों प्रकार के लक्षणों का अध्ययन किया, यानी कि तब तक हमें इतनी जानकारी हो गई थी कि ये पत्ते के अंदर किस तरह की कोशिकाएं हैं, कैसा क्लोरोफिल है, कितने अमाउंट में है, ये सारी जानकारी जो है वो अध्ययन कर सकते थे। इन्होंने कुछ लक्षणों के आधार पर अलग अलग नाम दिए, जैसे कि जो लेग्यूम फैमिली थी उस टाइम तक लेग्यूम नाम नहीं था बल्कि उसे समिग्नायन कहा जाता था, और क्रूसीफेरी जिसमें कि स्वस्तिक आकार यानी कि 4 जो होते हैं वो दल होते हैं, इसीलिए इसे स्वस्तिग्नायन कहा गया क्योंकि इसका जो आकार है वो स्वस्तिक की तरह होता है, इसीलिए इसे स्वस्तिग्नायन नाम दिया गया। नेक्स्ट भारतीय वैज्ञानिक है चरक, जिन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। ये जो चरक संहिता का जो काम था वो 1st सेंचुरी में किया गया था, यानी कि 1st सेंचुरी का मतलब यानी जीसस के जन्म के बाद ये काम शुरू हुआ था। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है केयस प्लिनियस सेकेंडस। ये 23 AD से लेकर 79 AD तक इन्होंने काम किया और इन्होंने अपनी बुक लिखी
हिस्टोरिया नेचुरलिस। इस बुक के अंदर उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण पौधों का वर्णन किया था। अगले साइंटिस्ट हैं पेंडानियोस डायोस्कोरोइडिस। ये भी फर्स्ट सेंचुरी यानी कि लगभग इसी टाइम पीरियड के आसपास इन्होंने अपना काम किया। ये ग्रीक वैज्ञानिक थे और इन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ मटेरिया मेडिका लिखा। मटेरिया मेडिका जो है वो औषधि के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ये सारी जो भी जानकारी थी ये अर्ली लिटरेसी पीरियड के अंतर्गत आती है, यानी कि इस टाइम पीरियड में कुछ समय बिफोर क्राइस्ट का आ रहा है और कुछ समय जो है वो आफ्टर क्राइस्ट का आ रहा है। अब हम देखते हैं तीसरा जो काल है मेडिवल या मध्यकाल, तो ये आता है 5वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक। लेकिन इस टाइम को डार्क पीरियड कहा जाता है क्योंकि इस समय टैक्सोनॉमी के क्षेत्र में कोई ज़्यादा आविष्कार या जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई थी या ऐसी जानकारी जो प्राप्त नहीं हो पाई जो भविष्य में काम आ सके। चौथा टाइम पीरियड है रेनेसेंस पीरियड यानी कि पुनर्जागरण काल। 15वीं शताब्दी के अंत में और 16वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर आगे तक का जो भी काल है वो पुनर्जागरण काल कहलाता है। इस समय तक जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह जो थी वो सारी अस्तित्व में आ चुकी थी, इसीलिए किसी भी ग्रंथ या लेख को छपवा कर संग्रहित करना आसान हो गया था। सबसे पहले जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस टाइम पे काम किया था उनका नाम है एंड्रिया सिसल पिनो। ये जो वैज्ञानिक हैं ये इटली के थे और इन्हें सबसे पहले टैक्सोनॉमिस्ट का दर्जा भी दिया गया है। इन्होंने अपनी बुक लिखी डी प्लांटिस लिब्री जो कि 1583 में पब्लिश हुई, जिसमें लगभग 1520 प्लांट के मॉर्फोलॉजी के बारे में जानकारी दी गई है। इन्होंने ही सबसे पहला हर्बेरियम भी स्थापित किया था जो कि 1568 में स्थापित किया था, जिसमें 768 प्लांट जो थे 1563 में स्थापित किया था, जिसमें 768 जो प्लांट हैं उनका सुखाकर संग्रहित किया गया। ये जो हर्बेरियम बनाया था इन्होंने ये फ्लोरेंस के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में आज भी उपलब्ध है। यहाँ पे ये जो साइंटिस्ट हैं एंड्रिया सिसल पिनो, इन्हीं के नाम पर इनको सम्मान देने के लिए जो सिसल पिनेसी फैमिली है उसका नाम रखा गया है, जो कि CEASALPINEACEAE सिसल पिनेसी फैमिली। चलिए अब हम देखते हैं जो दूसरे वैज्ञानिक हैं वो है जॉर्जिन जंग। इन्हें टैक्सोनॉमी की टर्मिनोलॉजी सबसे पहले जो होती है वो जॉर्जिन जंग द्वारा दी गई थी। टर्मिनोलॉजी से तात्पर्य है कि इन्होंने सबसे पहले ही एक्सप्लेन किया कि पौधे के किस भाग को क्या नाम दिया जाए और वो क्यों दिया गया है, जैसे कि इसके नोड, इंटरनोड या फिर अगर जो रे फ्लोरेट है या डिस्क फ्लोरेट है जो कि मुंडक या कैपिटुलम जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें पाए जाते हैं। तो ये सारी जो भी टर्मिनोलॉजी प्लांट से संबंधित थी वो सबसे पहले किसने दी थी? जॉर्जिन जंग ने दी थी। दूसरे साइंटिस्ट हैं जॉन रे। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, मेथोडस प्लांटेरम नोवा और दूसरी है हिस्टोरिया प्लांटेरम, जो कि 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। मेथोडस प्लांटेरम नोवा जो थी वो 1682 में पब्लिश की गई थी, जबकि हिस्टोरिया प्लांटेरम के जो 3 भाग थे वो अलग अलग टाइम पे प्रकाशित किए गए थे और उनका प्रकाशन का जो टाइम था वो 1686 से लेकर 1704 के बीच का था। इनकी जो 3rd वॉल्यूम था उसमें इन्होंने लगभग 18,000 स्पीसीज का, पादपों की स्पीसीज का वर्णन किया था। चौथे वैज्ञानिक हैं JPD टर्नफोर्ड। इनका जो टाइम पीरियड है 1656 से 1708 के बीच में इन्होंने अपना काम किया था। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जो कि जीन अवधारणा के जो जीन का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले इन्होंने दिया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जीन कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है।
इनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम है एलिमेंट्स डी बॉटनी का, जो कि 1694 में पब्लिश हुई थी, जिसमें उन्होंने 698 जीनस या वंश और 10,146 स्पीसीज या जातियों का वर्णन किया था। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो अलग अलग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसमें से सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, जो कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, या कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी के बेस पर जो क्लासिफिकेशन किया जाता था, वो किस किस टाइम पे किस किस वैज्ञानिक ने क्या क्या काम किया, वो हमने देखा था। इस भाग को पढ़ाने का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि आपको अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों की जानकारी हो सके, साथ ही ये जानकारी हो सके कि उस पुस्तक में किस चीज़ के बारे में जानकारी दी गई थी, साथ ही उसमें कितने वंश हैं, कितनी जातियां हैं, या किस आधार पर वो पुस्तक लिखी गई थी। क्योंकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो जो वन वर्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें अधिकतर पूछा जाता है कि इस वैज्ञानिक द्वारा लिखी गई बुक का नाम बताइए, या ये बुक किस वैज्ञानिक ने लिखी थी। तो इस तरह से आपको दोनों चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस वैज्ञानिक ने लिखी और कौन सी पुस्तक लिखी, साथ ही कौन से ईयर में लिखी, ये भी याद रखना जरूरी होता है। अगले लेक्चर में हम जो बाकी के 3 सिस्टम हैं क्लासिफिकेशन के, उनके बारे में देखेंगे।